हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आज आपसे हम जो जनरल स्टडी का और हिस्ट्री का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक है हुमायूं। हुमायूं कौन है? वही हुमायूं जो मुग़ल डायनेस्टी का सेकेंड रूलर है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपसे हम चर्चा कर चुके हैं कि जो पहला उसका फाउंडर थे वो बाबर था, और बाबर का पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं मुग़ल एम्पायर का सेकेंड रूलर बना। तो उसी हुमायूं के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। एक बात आप समझिएगा कि ये जो भी रूलर होते हैं, इनका तो एक लंबा कार्यकाल होता है और उस लंबे कार्यकाल में ये लोग बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर जो मोटो है वह आपको उनके उस इम्पोर्टेंट कार्यों को ही बताना है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हो। और स्पेशली ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं यह उन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को ही समर्पित है जो सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्हें कि हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में विशेष करके रुचि है, तो इसको देख सकते हैं। और इसमें हमने उन चीज़ों को ही टॉपिक को लिया है जो जिसे आपको विशेष रूप से जानना चाहिए। तो यहीं पर आइए हुमायूं के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये चर्चा करूंगा कि हुमायूं जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि कोई भी नाम अगर माता पिता किसी का रखते हैं तो उसके मन में एक कल्पना होती है और उसी कल्पना के अनुसार ही नाम रखते हैं वो, और उस नाम का कुछ अर्थ होता है। तो देखिए, और फिर हम उसको परीक्षण करते हैं कि वाकई जो नाम का अर्थ है एक्चुअली उसके जीवन में या उसके कार्यों में वो परिलक्षित हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, हुमायूं शब्द का अर्थ होता है लकी वन, यानी भाग्यवान। तो ये हुमायूं का होता है। अब इस पर हम लोग देखेंगे कि रियली हुमायूं अपने जीवन में कितना भाग्यशाली रहा। तो यहाँ पर देखिए, अब हुमायूं के कुछ यहाँ पर कैंपेन हैं और इवेंट्स हैं, इसकी तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ देख लीजिए कि हुमायूं का बचपन का पूरा नाम क्या था। हुमायूं का बचपन का पूरा नाम था मिर्जा नासिर उद मोहम्मद बेग हुमायूं। देखिए, मिर्जा तो इन लोगों की टाइटिल थी, जैसे बाबर के पिता का नाम भी उमर शेख मिर्जा था, तो मिर्जा इनकी टाइटिल थी, तो लोग मिर्जा टाइटिल लगाते थे। और तो फिर इनका ये टाइटिल है या पदवी है मिर्जा नासिर उद्दीन मोहम्मद बेग हुमायूं, ये इनका नाम है। और हुमायूं के नाम से ही ये फेमस है और इन लोगों का ये पूरा नाम इतना है। हुमायूं का जन्म आपको 6 मार्च 1508 एडी को होता है, यानी 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म होता है। कहाँ पर? काबुल में। काबुल जो है अफगानिस्तान में है, तो वहाँ पर हुमायूं का जन्म होता है। और हुमायूं की जो मृत्यु होती है वह 27 जनवरी 1556 एडी को होती है, यानी कि 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु होती है। उस समय हुमायूं अबाउट 47 प्लस का था और उनकी जो मृत्यु होती है वो दिल्ली में होती है। और वही दिल्ली में ही हुमायूं को दफन भी किया जाता है। मतलब हुमायूं का जो प्लेस ऑफ ब्यूरियल है वो दिल्ली है, ये देखिए। और उसको हम बोलते हैं हुमायूंस टॉम्ब, ये न्यू दिल्ली में हुमायूंस टॉम्ब। और एक आपको बात समझाना चाहूँगा कि हुमायूंस टॉम्ब जो है बहुत इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है मुग़ल काल का। क्योंकि ये देखिए, सबसे पहली तो इसकी खासियत है कि दिस इज़ द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला यह गार्डन टॉम्ब है। और इसमें देखिए, इंस्पायर्ड आर्किटेक्चरल इनोवेशंस कल्मिनेटिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। और ये पहली बार गार्डन टॉम्ब भारत में, और भारत क्यों कहिएगा, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये उसका उदाहरण है, बनता है। और यही फिर बाद में बहुत सारे इनोवेशन होते हैं जिसका कि पराकाष्ठा हम देखते हैं ताजमहल में। तो एक तरह से इसको ताजमहल का एक प्रतिबिंब कह सकते हैं या उसके पूर्वगामी इसको माना गया है, बहुत इतिहास इसको मानते हैं। और इसी कारण जो यूनेस्को है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी हुमायूं के टॉम्ब को लगा है। तो बस आपको इतना ही याद करना है, हुमायूं टॉम्ब जो है पहली बार इसी से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गार्डन टॉम्ब
आर्किटेक्चर का ये स्टार्टिंग होती है और जिसकी पूर्ण परिणति ताजमहल में हमको देखने को मिलती है। ये देखिए हुमायूं के बारे में, उनके पत्नी के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, उनके स्पाउस के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनकी पत्नी जो थी 2 से ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर 2 की ही चर्चा हो रही है। तो देखिए, एक है माहचुचक, ठीक है ना, इनका पूरा नाम था माहचुचक बेगम, और दूसरी थी हामिदा बानो बेगम। ये देखिए, जो हामिदा बानो बेगम है यही अकबर की माँ थी। जो हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का जो शासक बनते हैं अकबर, तो अकबर की माँ का नाम हामिदा बानो बेगम थी। हुमायूं के बच्चों के बारे में जानिए कि उनके कितने बच्चे थे और कितनी बच्चियां थीं, उनके संतानों के बारे में। हुमायूं के पहला पुत्र अकबर है, फिर मिर्ज़ा मुहम्मद हाकिम है, फिर उनकी लड़की सकीना बानो बेगम है और बक्सी बानो बेगम है, और इसके आगे भी हैं। तो ये हुमायूं के पुत्र हैं। और इसके बाद देखिए उनके पेरेंट्स के बारे में। तो हुमायूं के फादर का नाम बाबर है, जहीरुद्दीन बाबर, और उनकी माँ का नाम महम बेगम है। तो हुमायूं महम बेगम और बाबर का पुत्र था। तो इतना हुमायूं के जीवनी के बारे में ये जानना जरूरी है। अब इसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे कि हुमायूं अपने जीवन में कौन कौन सा मुख्य कार्य किया, और उससे हम उन मेन कैंपेन और इवेंट से हम थोड़ा रूबरू हुए। यहाँ पर ये देखिए, हुमायूं जो है, जब हुमायूं का पिता मृत्यु को प्राप्त किया बाबर, तो उसने अपना एक वसीयत लिखा था, अपना एक विल लिखा था, और जिसमें उसने बताया था कि हमारे मरने के बाद हमारी पूरी संपत्ति को आप भाइयों में बांट लेना। तो हुमायूं ने इसको अक्षर पालन किया, और जो भी उसको इनहेरिटेंस उसका जो था, उसकी जो भी पैतृक संपत्ति थी, उसको अपने पिता के विल के आधार पर उसने अपने भाइयों में बांटा। लेकिन यह हुमायूं का राजनीतिक रूप से एक तरह से गलत कदम बाद में सिद्ध हुआ, क्योंकि उसका जो भाई कामरान मिर्जा थे, मिर्जा कामरान, ये इनके जो हुमायूं की उस समय जो युद्ध चल रही थी, प्रतिद्वंदिता चल रही थी, वो अफगान लोगों से चल रही थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी अफगान थे और अफगान शासक को ही बाबर ने हराया था। तो उस प्रतिस्पर्धा में हुमायूं कमजोर पड़ते हैं, और कमरान बिल्कुल वहाँ पर हुमायूं को सहयोग नहीं देते हैं, और अफगान जो शक्ति थी वो शेर शाह के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी मजबूती के साथ, और हुमायूं को उस शक्ति से रूबरू होना पड़ा और उस शक्ति से उसको हारना पड़ा। और उन अफगानों से, मतलब शेर शाह से, और चूँकि शेर शाह अफगान सैन्य ताकत को इकट्ठा करके आगे बढ़ रहा था, तो उससे हुमायूं 2 बार हारता है, और उसी के कारण उसको अपने राजगद्दी को छोड़नी पड़ती है। तो देखिए, इस शेर शाह की कहानी आपको मैं समझा रहा हूँ। शेर शाह एक्चुअली उनका नाम फरीद खां था, और लेकिन उन्होंने एक अपने जीवन काल में ही एक शेर से लड़ाई करके शेर को मार दिया था, इसलिए उनको शेर खां कहा जाता था। हालांकि जब वो गद्दी पर बैठे हैं तो शेर शाह की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठे हैं, शेर शाह नाम से। तो शेर शाह से हुमायूं की 2 युद्ध होती है, एक 1539 1539 एडी में, और एक 1540 1540 एडी में। 1539 का जो युद्ध है वह बिहार के चौसा में है, और वहाँ पर युद्ध होता है, और उस युद्ध में हुमायूं को पराजित करते हैं। हुमायूं भागता है, और हुमायूं को तैरने नहीं आता था। वह जाकर चौसा के पास वहीं करमनासा नदी है, उस नदी में एक भिष्टी के सहारे जैसे तैसे भागा है, और जिसने उनको मदद किया था, वहाँ की जो नाव जो चलाते थे, जो मलाह थे, उन्होंने मदद किया था। उसको जब हुमायूं पुनः सत्ता वापस लेते हैं तो एक दिन का राजा भी बनाते हैं, और उनके नाम पर एक चमड़े का सिक्का भी चलाते हैं उनके इज्जत में। तो वहाँ से हुमायूं भागे हैं, फिर भागकर फिर एक बार और युद्ध होता है कनौज में, जो उत्तर प्रदेश में है, और कनौज में 1540 में युद्ध होता है, और यहाँ पर हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं। और फिर इस पराजय के बाद हुमायूं को भागना पड़ता है भारत छोड़ के, और वह ईरान में भाग जाते हैं। फिर ईरान में जब जाते हैं तो वहाँ का जो शासक है सफविद शाह, उसने हुमायूं को, देखिए यहाँ लिखा है सफविद शाह, वो हुमायूं को प्रश्रय देते हैं, उनको सहायता करते हैं, और फिर उन्हीं के मदद से हुमायूं फिर अटैक करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस बीच में
शेर शाह का शासन आता है 15 सालों के लिए। देखिए हुमायूं का शासन एक 1530 से 1540 चला है और यही 1540 में ही आप हुमायूं अंतिम रूप से कनौज के लड़ाई में हारता है और तो उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। और फिर ये जो बीच में 15 साल का गैपिंग है 1555 तक, इसमें शेर शाह सूर का शासन रहता है, सूर साम्राज्य का। हालांकि शेर शाह सूर पहले मर जाते हैं और लेकिन उनके उत्तराधिकारी शासन करते हैं और हुमायूं फिर आकर 1555 में फिर अपने सत्ता को सूर वंश से वापस ले लेते हैं और भारत में फिर से मुगलिया राजवंश को कंटिन्यू करते हैं। तो वो लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। 15 से 55 से 56 तक ही ये शासन रहता है और 56 में फिर अपने ही बिल्डिंग से अपने ही बिल्डिंग की जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसके सीढ़ियों से गिरकर और वो मर जाते हैं। तो फिर ये थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। हुमायूं का नाम तो हुमायूं शब्द जो है वह उसका मतलब होता है भाग्यवान, लकी, मुबारक, ये सब। लेकिन हुमायूं अपने जीवन में आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। एक तो उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है और अपने राज्य को उन्होंने हार गए अफगानों के हाथों और फिर उनको अपने देश से निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो ये उनके लिए आप कह सकते हैं कि इनके नाम के विरुद्ध बात जा रही है। लेकिन दूसरी तरह हुमायूं कठिन परिस्थितियों में भी अपने जान को बचाता है। उसको तैरने नहीं आता है, फिर भी वो नदी कर्मशा नदी को एक भिष्टी के सहारे पार कर जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर 15 साल के बाद हुमायूं फिर से आकर सत्ता को वापस करता है। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। तो इस सेंस से हुमायूं भाग्यशाली सिद्ध होते हैं, लेकिन जो अपने सत्ता को हाथ से छोड़ते हैं उससे वो दुर्भाग्यशाली भी सिद्ध होते हैं। तो इससे एक इनके नाम से और इनके जीवनी से एक मैसेज भी है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, ये हमारे जीवन की या मनुष्य के जीवन की एक यह शाश्वत कथा है और ये हुमायूं पर पूरी तरह से परिघटित होती है। तो बस हुमायूं के बारे में आपको इतना ही याद करना है और इतने से आपका एक बेस मजबूत होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको हिस्ट्री के बारे में और एक समझ पैदा किया जाए, जिससे कि अगर जनरल स्टडी का या कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें आप बहुत आसानी से उसको समझ पाइए। तो इसमें याद कर लीजिए हुमायूं के बारे में 3 घटना मैं उसको मेन रूप से चर्चा किया हूँ। पहला, हुमायूं जो शासक बनते हैं 1530 में, बाबर का शासन, उनके पिता जो थे और मुगल साम्राज्य के संस्थापक, उनका शासन 1526 से 1530 ईस्वी तक था। 30 मरने के बाद हुमायूं शासक बनते हैं। पहला काम, अपने पिता के वसीयत के आधार पर, विल के आधार पर अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट देते हैं। हुमायूं को जो भाई हैं वह कमरान हैं, फिर उसके बाद हिंदाल हैं और अस्करी हैं। इन तीनों भाइयों में अपने बांट देते हैं। लेकिन फिर इनके भाई इनको, स्पेशली कमरान, इनको बिल्कुल मदद नहीं करते हैं और अंततः शेर खां से इनका युद्ध होता है, जिनके शेर खां के नेतृत्व में अफगान शक्तियाँ इकट्ठी हो रही हैं और वही शेर खां बाद में शेर शाह के नाम से शासक बनते हैं। 15 साल तक हुमायूं का शासन, मुगल साम्राज्य का शासन ध्वस्त हो जाता है और इस तरह से हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ता है और भारत छोड़ के वो ईरान को चले जाते हैं। वहाँ के सफ़ीद शाह इनका मदद करते हैं और फिर उन्हीं की मदद से आकर दोबारा 15 साल के बाद भारत में अपने सत्ता को वापस लेते हैं। तो फिर दोबारा उनका जो शासन चलता है 1555 से 1556 ईस्वी। लेकिन 1556 ईस्वी में अपने ही बिल्डिंग के, लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से हुमायूं का शासन समाप्त होता है। फिर इनके बाद अकबर शासक होते हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इसको फिर ओवरव्यू कर लीजिए। हुमायूं का जन्म तो बता ही दिया आपको कि 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था काबुल, अफगानिस्तान में, और 27 जनवरी 1556 दिल्ली में वो मर जाते हैं। और इनका जो प्लेस है ब्यूरियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वह दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और देखिए, ये हुमायूं टॉम्ब के नाम से जाना जाता है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का
पहला गार्डन टम्ब है, इसलिए इसको रखा गया है। और यही गार्डन टम्ब की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआत होती है, जिसकी प्रकाष्ठा हम ताजमहल में देखते हैं, आगरा के ताजमहल में। तो ये आपको जानना चाहिए। इसलिए इसको, हुमायूं के टम्ब को आगरा के ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। और फिर अकबर के, हुमायूं के बच्चों के बारे में आपसे चर्चा हुआ है। अकबर थे, मिर्ज़ा मुहम्मद हाकिम थे, सकीना बानो बेगम उनकी पुत्रियां थीं, और बक्सी बेगम भी उनकी पुत्री है। और इसके और भी हैं, लेकिन इतना का ही नाम आपको याद रखिए, क्योंकि ज़्यादा याद रहता नहीं है। उनकी पत्नी जो है वह माह चुचक हैं, उनका पूरा नाम माह चुचक बेगम है, और हमीदा बानो बेगम। यही हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म होता है। देखिए, अकबर जो हुमायूं के बाद जो शासक बनते हैं, हमीदा बानो बेगम से होते हैं। इतना हुमायूं के बारे में आप याद रखिए। और इसी तरीके से सभी ये जो बादशाह हैं, मुग़ल बादशाह, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा, जिससे कि आपका हिस्ट्री में समझ जो है वो बहुत मजबूत हो, आपका आधार मजबूत हो जाए। देखिए, ये डॉक्टर ए के ओझा चैनल ये प्रयास कर रहा है कि आप बच्चों को जो जनरल स्टडी या ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए, उनके लिए फ़ायदेमंद हो, ये प्रयास है एक। और अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो इसको ज़रूर कन्वे कीजिएगा, ताकि इसको और परिमार्जित किया जा सके। साथ ही साथ ये देखिएगा कि आई बटन में भी जो इसके पीछे के वीडियो हैं उसका लिंक मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे देखिए हमने बाबर के बारे में बताया है, फिर हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया है, फिर हमने एंशिएंट इंडिया के मेन इवेंट्स और डेट्स को बताए हैं। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकिन हाँ, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके बाद आपको अकबर के बारे में बताएंगे, फिर हम जहांगीर के बारे में बताएंगे, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में, और ऐसे ही इस कैप्सूल फॉर्म में छोटे छोटे वीडियो आपको बनाकर मकसद है कि आपका जनरल स्टडी और आपके ज्ञान को बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाया जाए, जहाँ से आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाए। थैंक यू।